Hello, I welcome you all to section number 6 of chapter 3. We will be discussing the end of chapter exercise and its solutions. Let me share the screen. As you can see, the first question from the chapter is, I'll read it out. A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain this much gram of boron and this much gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound. ठीक है, देखिए इन्होंने ये बताया कि एक जो कंपाउंड है जिसमें कि बोरॉन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका एनालिसिस किया गया तो 0.096 ग्राम बोरॉन निकला और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन निकला। अब आपको परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है, कितने परसेंट बोरॉन है और कितने परसेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम सबसे पहले इसका आंसर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। गिवन क्या है, वेट या मास ऑफ सैंपल कितना दिया हुआ है, कंपाउंड जो कंपाउंड है उसका वेट कितना दिया हुआ है आपके सामने है 0.24 ग्राम। ठीक है, तो जो गिवन वेट है 0.24 ग्राम है और ऑक्सीजन का जो वेट है इस सैंपल में वो 0.144 ग्राम है। ठीक है, बोरॉन का जो वेट है वो 0.096 ग्राम है। ये कंपाउंड का वेट है। तो आप देख रहे हैं कंपाउंड का वेट दिया हुआ है और उसके सैंपल में ऑक्सीजन कितनी है, बोरॉन कितनी है, ये दे रखा है। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है बाय वेट। बड़ा आसान है, जब आपके मार्क्स आते हैं तो आपसे पूछते हैं ना कितने परसेंट आए, तो कैसे निकालते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस केस में भी हम यही करेंगे। अब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड जब हमें निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, percentage composition of oxygen in compound plus percentage of composition of boron in compound by weight. ठीक है, percentage composition of the compound by weight, right, जो है दैट विल बी इक्वल टू, यानी 100% अगर उसकी माने तो उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन है कितना परसेंट बोरॉन है बाय वेट, तो वो उसको निकालेंगे और प्लस कर देंगे तो दैट विल गिव यू द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन के निकाल लेंगे पहले। जाहिर है गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय गिवन वेट ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो ऑक्सीजन का वेट हमें पता है 0. ये यहाँ देखिए आपके लिए 0.144 है। ठीक है, दैट विल बी डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सैंपल। वो क्या है आपके, आप सामने देख रहे हैं 0.24 ग्राम है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 60%। इसी तरह से बोरॉन का निकाल लेंगे, तो बोरॉन का जो गिवन वेट है वो 0.096 है, डिवाइड करेंगे बाय वेट ऑफ द सैंपल 0.24 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये कितना आ गया, 40% आ गया। बोरॉन 40% है और ऑक्सीजन 60% है। दूसरा तरीका ये था, खाली एक कंपोनेंट का निकाल के दूसरे का 100 मैंने उससे से माइनस कर देंगे, तब भी आपको ये परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाती। अगला प्रश्न है कि जब 3 ग्राम कार्बन को इस बर्नट इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो तो आपको पता है, ये 8 जमा 3 11 ही होना है, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। व्हाट मास ऑफ, अब वो फिर आगे बताता है, carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 grams of oxygen, and which law of chemical composition will govern your answer।
देखिए इस प्रश्न में आपको ये बताया गया कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली जल के 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो फिर वो कहता है कि 3 ग्राम कार्बन को अगर हम 50 ग्राम में ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। देखो जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना 3 ग्राम कार्बन की 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो वो जो है किससे कि उसको कौन सा लॉ गवर्न कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्यों कैसे कर रहा है आइए देखते हैं। तो देखिए आप अगर रिएक्टेंट कौन कौन है, कौन कौन रिएक्शन कर रहा है, आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन कितने वेट है, ग्राम है, 3 ग्राम है। कितने ग्राम ऑक्सीजन में जल रहा है, 8 ग्राम में। टोटल कितना हो गया, 11 ग्राम। ये 11 ग्राम किसकी क्वांटिटी है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की क्वांटिटी है। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। कितनी बन रही है, 11 ग्राम बन रही है। तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस 11 ग्राम, प्रोड्यूस्ड सब्सटेंसेस 11 ग्राम, यानी कि मास इनपुट इज इक्वल टू मास आउटपुट। जितना मास रिएक्टेंट्स का अंदर गया था उतना ही मास प्रोडक्ट्स का बाहर आया है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जितना बाय वेट हम चीजें डालेंगे उतने ही वेट प्रोडक्ट बन के बाहर आते हैं। तो यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव्ड। और साथ ही आप ये भी देखें कि 3 पार्ट कार्बन 8 पार्ट ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। तो इसका और ये आपने एक लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शंस पढ़ा था। लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं किसी भी कंपाउंड में, एलिमेंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं और सेम रहते हैं। तो इस लॉ के हिसाब से सिर्फ 3 ग्राम कार्बन ही 8 ग्राम के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है ना, ओनली 3 ग्राम विल रिएक्ट विद 8 ग्राम। तो बाकी 50 में से 8 माइनस कर दो, 42 ग्राम कहाँ जाएगा, अनरिएक्टेड रहेगा। ठीक है, और अब फिर से 50 ग्राम में, चाहे उसको 8 ग्राम में जलाओ चाहे 50 में, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना रहेगा, 11 ग्राम ही रहेगा। तो इसका मतलब है ये दूसरी बात भी कंफर्म हो गई कि जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होके किसी कंपाउंड को बनाते हैं। तो इसमें दोनों ही लॉ लागू हो रहे हैं। अगला प्रश्न है व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। देखिए आपको मैंने बताया था ये ग्रुप्स ऑफ एटम्स होते हैं जो आयंस की तरह एक्ट करते हैं। उनके ऊपर एक फिक्स्ड चार्ज होता है, हमेशा फिक्स्ड चार्ज रहता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इनको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। जैसे कि अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। अमोनियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसी तरह कार्बोनेट नेगेटिव चार्ज है। जैसे बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयंस के आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगला प्रश्न है राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम स्मॉल जी, और क्लोराइड का भी आपको पता है कैपिटल सी स्मॉल एल। वैलेंसी कितनी इसकी 2 है तो MgCl2। कैल्शियम ऑक्साइड में आप देखें कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, ऑक्साइड का सिंबल O होता है। ठीक है, फिर कॉपर नाइट्रेट में नाइट्रेट जो है पॉलीएटॉमिक आयन है। और आपको मैंने बताया था जब वो एक से ज़्यादा होते हैं तो पॉलीएटॉमिक आयन का जो सिंबल ब्रैकेट में लिख के ब्रैकेट के बाहर जितने वो आयन है उसका नंबर लिख देते हैं। यहाँ पर 2 है यानी कि 2 नाइट्रेट है। तो कॉपर का Cu, ठीक है, ये सिंबल है कॉपर का। इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम का सिंबल आपको पता है Al है, क्लोराइड का Cl है, वैलेंसी 3 AlCl3। फिर कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं CO3 लिखते हैं, क्योंकि ये एक है ये वाला पॉलीटॉमिक आयन, इसमें इसीलिए कोई ब्रैकेट नहीं लगाया गया। अब इसी तरह से हमें नीचे कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं।
तो उनका हमने एलिमेंट बताने कौन कौन से एलिमेंट हैं। देखो पहले एलिमेंट बताने के लिए हमें पहले उसका फॉर्मूला भी लिखना होगा। क्विकलाइम माने चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो किस किस से बना ये, एक तो Ca, एक O। तो कैल्शियम कॉमा ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, HBr। तो यानी कि इसमें क्या क्या एलिमेंट हो गए, हाइड्रोजन हो गया और दूसरा Br यानी ब्रोमीन हो गया। बेकिंग पाउडर होता है खाने वाला सोडा, NaHCO3 लिखते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम एलिमेंट है इसमें, हाइड्रोजन एलिमेंट है, फिर इसमें कार्बन है और फिर ऑक्सीजन है। आप देख रहे हैं 4 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से पोटेशियम सल्फेट की बात करें, पोटेशियम सल्फेट में K2SO4 से लिखते हैं इसको। इसमें सल्फेट नाम का पॉलीएटॉमिक आयन है। तो ये भी देखिए पोटेशियम से बना है, सल्फर से बना है और ऑक्सीजन से बना है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है, आपको मोलार मास निकालना है कुछ सब्सटेंसेस का। सबसे पहला कंपाउंड है इथाइन, C2H2। तो देखो आपको मैंने पहले बताया था कि जब मॉलिक्यूलर मास, जिसको कि हम यूनिट्स में दिखाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में दिखाते हैं, उसका यू हटा के जब हम वहाँ पर ग्राम लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास एक ही बात है। तो हमने पहले C2H2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। हमें पता है कैसे निकालना होता है, जितने एटम होते हैं उनका नंबर मल्टीप्लाइड बाय देयर एटॉमिक मासेस करके उनको प्लस कर देते हैं। तो C2 मतलब 2 कार्बन एटम्स हैं, उसका मास कितना है 12। तो 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का। आप यहाँ पर देखो, ये जो पहले नंबर लिखा है ये नंबर ऑफ एटम्स है। 2 ही कार्बन के एटम है, 2 ही हाइड्रोजन के हैं। फिर 2 कार्बन के एटम के साथ में मल्टीप्लाई किसको कर रखा है, ये कार्बन का एटॉमिक मास है। इसी तरह से 2 हाइड्रोजन में 2 तो लिखा हुआ है, 1 का क्या मतलब है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। तो 2 गुना 12 24, 2 गुना 1 2, ये आ गया 26 एटॉमिक यूनिट्स। क्या है ये है मॉलिक्यूलर मास, इथाइन का मॉलिक्यूलर मास। अब इसको, इसमें अगर यूनिट की जगह पर ग्राम लगा देंगे तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बराबर किसके है, मोलर मास के। तो यही आंसर है। ठीक है। अब अगला हमने निकालना है मोलर मास सल्फेट मॉलिक्यूल्स का। एसेट फॉर्मूला दे रखा है, फिर दोबारा वैसे ही चलेंगे। हमें पता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोलर मास के। और मॉलिक्यूलर मास जो होता है सल्फर मॉलिक्यूल्स का हमें निकालना पड़ेगा ना। 8 एटम है तो 8 8, ये वाला ए, 8 इज द नंबर ऑफ एटम्स और 32 इज द एटॉमिक मास। इनको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 256 यूनिट्स आ गया। ठीक है, 256 यूनिट्स आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर इसकी यूनिट को हटा दूं मैं, यहाँ पर ये यहाँ देखो, ये इसकी एटॉमिक मास यूनिट के लिए यू लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं यू को हटा के ग्राम लिख दूंगी, निकालना सेम बिल्कुल, बाकी सब कुछ सिमिलर है। ये तो 256 यूनिट बराबर 256 ग्राम के कर दूंगी तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो यही आंसर है हमारा, दिस इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ एसिड। अब आगे हमने निकालना है मोलार मास ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल P4। एटॉमिक मास दिया हुआ है फास्फोरस का 31। बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। अब फास्फोरस मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं ना, तो 4, ये देखिए ये नंबर ऑफ एटम्स है, 31 फास्फोरस का एटॉमिक मास है। राइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ गया, 124 एटॉमिक मास यूनिट्स यू। ठीक है। अब यहाँ पर मैं यू की जगह अगर ग्राम लगा दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ फास्फोरस। ये आंसर आ गया मेरा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द मोलार मास ऑफ फास्फोरस P4
मॉलिक्यूल। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी आप देखिए, पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो सॉरी एटम है, तो ये देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास। एटॉमिक मास भी हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 1 एटम ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, कितना होता है 35.5 होता है। तो 1 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 36.5 एटॉमिक मास यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट हटा दूंगी और ग्राम लिख दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा 36.5 ग्राम। और ये क्या है, ये मोलर मास है, तो यही हमारा आंसर है। आगे हमने निकालना है नाइट्रिक एसिड या HNO3 का मोलर मास। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो देखो हाइड्रोजन का एक एटम है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स मास, ठीक है, प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय इट्स मास 14, प्लस 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू इट्स मास। तो 1 प्लस 14 प्लस 48, 48 4 52 10 62 और एक 63, तो ये आपके सामने आ गया 63 एटॉमिक मास यूनिट्स। और इसमें अगर यू हटा के हम ग्राम लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 63 ग्राम्स। यही इसका मोलर मास है, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। देखिए अब हमें ये पता है कि मास बराबर मास निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो नाइट्रोजन एटम का मोलर मास निकालें हम पहले, तो एक सिंगल एटम है और इसका मोलर एटॉमिक मास कितना है 14 है, 14 है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ गया 14 एटॉमिक मास यूनिट। ये इसका मोलर मास है। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 1 मोल दिए हुए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 मोल। तो मास निकालना है तो ऊपर ये वाले इस फॉर्मूला में रख दिया वैल्यू, है ना। इस फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मास बराबर है, मोलर मास कितना है, अच्छा इसको आप लिख दीजिए, हाँ मोलर मास को हमने अभी पढ़ा था ना, ऊपर ग्राम्स में लिख देंगे तो मोलर मास हो जाता है। तो ये अब यहाँ पर ये 14 हमने यहाँ रखा, मोलर मास की वैल्यू 14 है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 है, तो 14 इंटू 1 क्या आंसर आ गया आपका 14 ग्राम्स। इसी तरह से हम निकालेंगे इसी तरह से हम निकालेंगे 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स का जो है मास निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, ठीक है। मोलर मास एटॉमिक मास दिया हुआ है एल्यूमिनियम एटम का 27 है, तो 1 एटम है, ये उसका नंबर है, और 1 एटम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एटम को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम का हमने निकालना है। तो एक एटम है, उसका हमने एटॉमिक मास हमें पता हमें दिया हुआ है 27 है, 27 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 27 ग्राम, 27 ग्राम आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा, पहले 27 यूनिट आएगा और वहां से हम यूनिट हटा देंगे, ग्राम ग्राम लिख देंगे, तो ये मोलर मास आ जाएगा। हमने पहले किया है ऊपर के क्वेश्चंस में। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं प्रश्न में, 4 दिए हुए हैं 4। तो मास निकालना है आपने, तो वैल्यू रख दो यहाँ पर
27 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आ गया? 108 ग्राम आ गया, 108 ग्राम्स। अब अगला हमने निकालना है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3 का मास निकालना है। तो पहले मोलर मास निकाल लेंगे Na2SO3 का। देखिए सोडियम के 2 हैं एटम, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 3 है। तो ये देखो आप यहाँ पर 2 सोडियम के, 1 सल्फर का और 3 ऑक्सीजन के। और अब सोडियम का एटॉमिक मास है 23, यहाँ 23 वैल्यू रख दी और यहाँ 23 वैल्यू रख दी हमने। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 एटम सोडियम के हैं, इनके साथ में 23 सोडियम का एटॉमिक मास है, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सल्फर का 1 एटम है, उसका एटॉमिक मास है 32 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 3 एटम है ऑक्सीजन के, उसका एटॉमिक मास है 16, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए 46 जमा 32 जमा 48, ये 3 फिगर आपके पास आ गई। इनको प्लस करेंगे तो 126 यूनिट आता है। इसके इसमें यूनिट हटा के हम ग्राम लगा देंगे तो दैट विल बी आवर मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं? 10 दिए हुए हैं। क्या हो गया इसको? नंबर ऑफ मोल्स है 10, ठीक है। तो हमारे हमने किस इक्वेशन में रखना है? मास इज इक्वल टू, ये देखिए, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो मास निकालना है ना, तो मास बराबर हो जाएगा आपका, मोलर मास अभी हमने निकाला है, कितना निकाला? 126 निकाला है। और मोल्स कितने दिए हुए हैं? 10 दिए हुए हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 1260। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कन्वर्ट इनटू मोल्स। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को कन्वर्ट करना है। देखिए इसके लिए भी फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन मास m डिवाइडेड बाय मोलर मास m। ठीक है, अब n हमने निकालना है और मास हमें ऑक्सीजन गैस का 12 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ मैंने 12 ग्राम लिख दिया। ठीक है, फिर मोलर मास बराबर किसके होता है? ग्राम एटॉमिक मास के। तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? 2 एटम है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। कितना आंसर आया? 32 आया। ठीक है, तो अब जो नंबर ऑफ मोल्स n है दैट विल बी m स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। स्मॉल m है 12 और कैपिटल M यानी कि ग्राम एटॉमिक मास निकाला हमने 32। तो कितना आ गया? 3/8। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल तक निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम 12 ग्राम ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर को हमें कन्वर्ट करना है मोल्स में। तो फॉर्मूला वही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास m डिवाइडेड बाय मोलर मास कैपिटल M। तो m कितना दिया हुआ है? छोटा m, स्मॉल m है 20 ग्राम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मोलर मास हमने निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? वाटर का ग्राम एटॉमिक मास निकाल लेंगे। वाटर में 2 मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जमा नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इनटू इट्स एटॉमिक मास, दिस इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ मोल्स n बराबर 20 डिवाइडेड बाय 18, कैसे कितना आंसर आ गया? ये 10। ये आप इसको आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, 10/9 मोल्स। इसी तरह से 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हमें कन्वर्ट करना है मोल्स में। सेम फॉर्मूला, यहाँ पर स्मॉल m या गिवन मास कितना है? 22 ग्राम है,
मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वही स्टाइल है। कार्बन के कितने आइटम है, 1 है। कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो 1 गुना 12 जमा ऑक्सीजन के 2 आइटम है 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, यानी कि 32 यहाँ हो गया, 12 यहाँ, तो कितना आ गया 44। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। स्मॉल एम है 22 और कैपिटल एम है 44, तो 22/44 मतलब 1/2 मोल या 0.5 मोल्स आ गया। फिर अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इसका भी वही फॉर्मूला है। तो जो हमने ऊपर फॉर्मूला यूज किया था उसी से अब हमने ये निकाला कि अगर हमने मास निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मास से। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन एटम्स का मोलर मास कितना है हमें पता है, सिंगल का 16 ग्राम है। तो उसका मास एम में कैसे निकालूंगी, नंबर ऑफ मोल्स मुझे दिया हुआ कितना है 0.22 दे रखा है, तो 0.2 मोल्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इसे कर दिया है ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास से। ठीक है, तो ये आ गया आंसर आपको 3.2 ग्राम्स। फिर 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को भी कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला फिर मैंने वही लिया। तो पानी का पहले मोलर मास यानी कि ग्राम एटॉमिक मास होगा, पानी का हम पहले भी ऊपर निकाल के आए हैं। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास ऑफ 1, इसमें हमने प्लस कर दिया। ऑक्सीजन का 1 एटम है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास 16, फिर इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये आ गया 18 ग्राम। ठीक है, और अब मास एम निकालना है हमने, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास, एम इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय एम। अब हमने यहाँ पर देखिए स्मॉल एम निकाला है। स्मॉल एम हमने कैसे निकाला है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं 0.5 मोल्स, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, और मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कितना निकला मेरा 18, तो यहाँ मैंने डाला 18, आंसर आ गया 9 ग्राम्स। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर ऐसे प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का भी एक अलग फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन, कैपिटल एन जब हमने निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, गिवन मास स्मॉल एम को हम डिवाइड करते हैं इससे, मोलर मास से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर आपको याद होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब देखिए हमें दिया क्या हुआ है, सल्फर सल्फर की क्वांटिटी निकालनी है और गिवन मास कितना है 16 ग्राम, यानी कि ये स्मॉल एम तो हमारे पास 16 ग्राम पड़ा है, हमें निकालना क्या है मोलर मास पहले। तो पहले मोलर मास एम, मोलर मास एम हमने निकालना है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 इसके नंबर ऑफ एटम्स हैं हमने लिखा, और मल्टीप्लाई कर दिया उसके एटॉमिक मास से। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 256 ग्राम आ गया। ठीक है, आया था पहले यूनिट, और यूनिट को मैंने यूनिट हटा के इसको लिख दिया 256 ग्राम्स। तो ये मेरे पास आ गया मोलर मास, कैपिटल एम आ गया मेरे पास, कैपिटल एम आ गया, राइट। और ये रहा, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है,
कैपिटल एन, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ना, तो वो कैपिटल एन बराबर है मास स्मॉल एम। कितना मास दिया हुआ है सल्फर का? 16 ग्राम। तो यहाँ मैंने क्या पुट कर दिया? 16 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। तो कैपिटल एम मैंने क्या निकाला है? 256 ग्राम निकाला है। तो यहाँ 256 पुट कर दिया और मल्टीप्लाइड बाय ये इसको पूरे को मल्टीप्लाई किससे किया? एवोगैड्रो नंबर से। 6.00022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आंसर आ गया। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और वैलेंसी ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयन इज सेम एज दैट ऑफ द एटम। और इसने दे रखा है एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 यूनिट्स। फॉर्मूला बार बार रिपीट नहीं हुई, सेम वही फॉर्मूला जो ऊपर हमने यूज किया था अभी। तो इसमें भी हम पहले मोलर मास m निकाल लेंगे। मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास m Al2O3 का। तो दो तो एल्यूमिनियम के एटम है, तो ये देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 27, फिर जमा 3 ऑक्सीजन के एटम है, 3 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनको आप 54 जमा 48 जोड़ेंगे तो आपके पास 102 आंसर आएगा आपके पास। इसमें भी वही सेम रेपिटेशन है, पहले यूनिट में लिखेंगे, बाद में उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हमें ये पता है दैट इज इक्वल टू, जो मोलर मास होता है दैट इज इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसको हम ऐसे भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो 1 ग्राम में कितने होंगे आपको पता ही है, एक की निकालना होता तो डिवाइड कर देते, तो एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 102 कर दिया। और अगली लाइन में हम जो गिवन वेट है, तो 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने पार्टिकल्स होंगे? सिंपल है, ये जो हमने अभी ऊपर वाली लाइन में जो किया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.051 से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते जाओ मैथमेटिकली आप। तो अब एक मॉलिक्यूल जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, उसमें हमें पता है Al2O3 2 एल्यूमिनियम आयन होते हैं। ठीक है, तो जो इतना जो हमारा ये आंसर निकला है, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एल्यूमिनियम आयन होंगे, है ना? तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ये जो नंबर है मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया, देखिए लास्ट में आप भी सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20, ये आंसर आपका आ जाएगा। So with that we finish this end of chapter 3 exercise, and I'm sure all the solutions are clear to you. And my suggestion is please write down the solutions to all the questions in pen. कॉपी पेन लेकर बैठें, और खाली स्क्रीन पर देखने से या बुक पढ़ने से समझ में नहीं आएगा आपको। एक बार बैठें और सॉल्व करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू फील फ्री टू आस्क मी, I will try to answer your queries. Thank you so much. Until we meet next time, all the best.